Hello everyone. We are reading the chapter number 2 of history for class 9th, और जिसमें हम सोशलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं और रशियन रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि किस तरह से यूरोपियन सोसाइटी जो है वो 18th सेंचुरी में चेंज हो रही थी, और हमने अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा लास्ट पार्ट में, जो थे रेडिकल्स थे कौन थे, कंजर्वेटिव्स कौन थे और लिबरल्स कौन थे, ये हमने रीड किया लास्ट पार्ट में। अब हम आए हैं टॉपिक नंबर 1.2 जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो लेट्स रीड अबाउट दिस। These political trends were a sign of a new time. It was a time of profound social and economic changes. It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed. Railway expand and industrial revolution occurred. तो ये वो टाइम था जिसमें काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए। किस तरह के इसमें सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आए सोसाइटी में, और क्या हुआ, नई सिटीज़ उभर कर सामने आई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सेटअप हुई, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल रीजन्स सेटअप हुए, रेलवेज़ एक्सपेंड हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए। तो ये टाइम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम था यूरोप का, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आ रहे थे, लेकिन कुछ एक डिसएडवांटेज भी थी जो इसके कारण आई। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट दी मैन वुमेन और चिल्ड्रन को। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस आर पुअर। लेकिन इसके क्या ड्रॉबैक्स थे, उनके वर्किंग आवर्स जो थे वो बहुत लंबे थे, लेकिन उनकी जो वेजेस थी, जो मजदूरी थी, वो उतनी नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो अगर इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड उतनी नहीं आती थी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी रहती थी। यानी जो वर्कर्स थे उनका जो काम था वो परमानेंट नहीं था, उनको जब चाहे काम पर रख लिया जाता था और जब चाहे निकाल दिया जाता था। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। तो टाउन्स जो है बढ़ते जा रहे थे, शहर बन रहे थे नए से नए, बट सैनिटेशन उतना प्रॉपर नहीं था, ना लोगों को रहने की उतनी सुविधाएं थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सॉल्यूशन टू दीज इशू। तो जो लिबरल्स थे, जिनके बारे में हमने ऊपर वाले पार्ट में पढ़ा है, और रेडिकल्स थे, उन्होंने सर्च करना शुरू किया कि इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। जो भी सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है, या हाउसिंग की जो प्रॉब्लम आ रही है, या लो वेजेस की जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कैसे दूर किया जाए। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज़ वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। तो जो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो एक इंडिविजुअल व्यक्तियों की प्रॉपर्टीज़ थी, यानी अमीर लोगों की प्रॉपर्टीज़ थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स आर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर एंड एम्प्लॉयर। ये लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो भी कई बार क्या होते थे, प्रॉपर्टी ओनर होते थे, हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल वेनेचर। They felt that such efforts should be encouraged, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. तो रेडिकल्स ने इस लिबरल्स ने और रेडिकल्स ने हर संभव कोशिश की, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ थी उनकी खुद की भी, वो प्रॉपर्टी ओनर थे बहुत जगह, तो उन्होंने कोशिश की, उन्होंने चाहा कि अगर उनके जो वर्कर्स हैं उनको हेल्दी रखा जाएगा, और अगर उनको वो इकोनॉमिकली हेल्दी होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो डेफिनेटली उनको इंडस्ट्रीज़ में फ़ायदा होगा इससे। अपोज्ड टू द प्रिविलेजेस ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेसी had by birth, they firmly believe that the value of individual effort, labor and enterprise. तो उन्होंने किसको अपोज किया, प्रिविलेजेस ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेसी को। ओल्ड एरिस्टोक्रेसी यानी जो राजा महाराजा बने हुए थे, जो नोबल पर्सन थे, उनको उन्होंने अपोज किया। किसने अपोज किया, रेडिकल्स ने भी और लिबरल्स ने भी। और उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल एफर्ट्स को वैल्यू दी जाए, यानी जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसको उसके काम के हिसाब से वैल्यू दी जाए, और लेबरर को वैल्यू दी जाए, और एंटरप्राइजेस को यानी इंडस्ट्रीज़ को वैल्यू दी जाए। If freedom of individual was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believe that society would develop. वो कहता है कि अगर इस ढंग से काम होगा, अगर गरीब की तरफ ध्यान दिया जाएगा, तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी जो है वो ग्रो करेगी।
Many working men and women who wanted change in the world rallied around liberal and radical group and parties in the early 19th. तो जो भी मैन एंड वुमेन चेंजेस चाहते थे और रेडिकल्स थे या फिर जो भी लिबरल्स थे, उन्होंने रैलीज़ की और वो उन्होंने हर संभव कोशिश की कि 19th सेंचुरी तक जो है चेंजेस आए. सम नेशनलिस्ट लिबरल्स रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशंस टू पुट अप एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन यूरोप इन 1815. तो क्योंकि 1815 में यूरोप में किस तरह की गवर्नमेंट आ गई थी, दोबारा से मोनार्की आ गई थी, और जो ये नेशनलिस्ट थे या रेडिकल्स थे या लिबरल्स थे, ये क्या चाहते थे, रेवोल्यूशन चाहते थे, उनको हटाना चाहते थे, यानी मोनार्की से दोबारा से वो डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहते थे. इन द फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, दे बिकेम रेवोल्यूशनरी. और ये जो लोग थे, लिबरल्स और रेडिकल्स, और जो कॉमन मैन थे, जो पुअर मैन थे, ये क्या बन गए थे, रेवोल्यूशनरी. और रेवोल्यूशनरी लोग वो होते हैं जो सोसाइटी में चेंज चाहते हैं कोई ना कोई. एंड वर्कड टू ओवर थ्रू एग्जिस्टिंग मोनार्क्स. और इन्होंने पूरी कोशिश की कि वो ओवर थ्रू कर दें, यानी जो भी राजगद्दी पे बैठे हैं, जो भी शासन चला रहे हैं, उनको उखाड़ फेंके. नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल द सिटीजन्स वुड हैव equal right. After 1850, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with other to achieve in Italy. तो वो ऐसी सोसाइटी चाहते थे जिसमें सभी को इक्वल राइट्स मिले. और 1850 की बात है, मैज़ीनी ने इटली में, वो एक नेशनलिस्ट थे, एक लीडर थे, और उन्होंने इसको एक कॉन्स्पायर किया था, एक ऐसा प्लान बनाया था जिससे कि वो इटली में इसको अचीव कर पाएँ. नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स. तो इंडिया के नेशनलिस्ट भी, इंडिया के जो आंदोलनकर्ता थे, वो भी उनके बारे में पढ़ते थे. तो आगे है आपका टॉपिक 1.3, द कमिंग सोशलिज्म टू यूरोप, जो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन बाय बाय. होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा जो भी मैंने पढ़ाया है आज के पार्ट में. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.